हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं ध्येय आईएएस द्वारा संचालित आरओ री एग्जाम के लिए जीएस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। समय 3 घंटे है। पूर्णांक आपका 200 है। 200 क्वेश्चन भी रहेंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा। तो जो है अब आपके एग्ज़ाम में 15 से 16 दिन शेष बचे हैं, तो खूब अच्छे से तैयारी करिए और टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए ताकि आपका कौन सा पोर्शन कितना वीक है, कितना स्ट्रांग हो गया है, इस पर थोड़ा सा ध्यान बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अभी जो रिसेंट में 6 जुलाई को जो पेपर हुआ है संडे को, वही पेपर है। ये 8वां टेस्ट सीरीज है ध्येय आईएएस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो यहाँ हम हिंदी का सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न है कि वह ब्रह्मांडीय नर्सरी कौन है जहाँ तारों का जन्म होता है? व्हाइट डॉर्फ, नेबुला, ब्लैक होल या फिर रेड जाइंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा नेबुला। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तारों की ब्रह्मांडीय नर्सरी निहारिका या फिर नेबुला है जहाँ तारों का जन्म होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ नदी परियोजना है और दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है कि कौन सी नदी पे ये स्थित है। तो भीमा परियोजना किस नदी पे है? तो भीमा परियोजना जो है ये पावना नदी पे है। यहाँ पे ए का हो जाएगा तीसरा। और कोल डैम परियोजना, तो कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। और गांधी सागर परियोजना, तो गांधी सागर परियोजना जो है ये चंबल नदी पर है। माता टीला, तो माता टीला बेतवा पर है। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 3 2 4 3 3 1 2 4 हो जाएगा इसका सही कोड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश में स्थापित आयोग और गठन वर्ष। राज्य सूचना आयोग 2005 में, राज्य महिला आयोग 2013 में, राज्य मानवाधिकार आयोग 2002 में, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है सभी सुमेलित हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये प्रश्न है, सभी यहाँ पे सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ सूची 1 में रोग दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है उनके वाहक का नाम। तो टाइफस बुखार जो है किसके कारण होता है? तो टाइफस जो बुखार होता है ये बेड बग के कारण होता है। तो ए यहाँ पे ए का तीसरा हो जाएगा। और ब्यूबोनिक प्लेग जो है यह रेड फ्ली के कारण होता है, तो यहाँ पे बी का हो जाएगा दूसरा। और टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड जो है यह होता है घरेलू मक्खी के कारण, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा चौथा। और कालाजार जो है ये सैंड फ्लाई के कारण होता है, तो डी का यहाँ पे हो जाएगा पहला यानी कि सैंड फ्लाई। तो इसका जो सही कोड होगा क्या हो जाएगा? तो 3 2 4 1 इसका सही कोड बनेगा। और ये कोड जो है ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है जिसका गठन संथानम समिति 1962-64 की सिफारिश पर हुआ था। सतर्कता आयोग के आयुक्त को दुराचरण या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो कौन सा यहाँ पे कथन सत्य है? किसके बारे में? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। तो यहाँ पे जो है दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है जिसका गठन संथानम समिति की सिफारिश पर हुआ था। सतर्कता आयोग के आयुक्त को दुराचरण या फिर अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बाजार में संतुलन का तात्पर्य है कि बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर है। और दूसरा कथन है कि बाजार में अधिपूर्ति का तात्पर्य है कि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से कम है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाजार में अधिपूर्ति का मतलब होता है कि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है। यहाँ पे बाजार मांग से कम दिया हुआ है जबकि ये बाजार मांग से अधिक होता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत, पहला सही। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण निम्न में से किस अधिनियम पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 या फिर माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण जो है किस पे किस अधिनियम पर आधारित है? तो ये आधारित है भारत शासन अधिनियम 1935 पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों के संबंध में सत्य नहीं है?
तो इसमें से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो यह भारतीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों एवं विवादों का निर्णय इसके द्वारा किया जाता है, ये कथन गलत है। ऑप्शन सी है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना भी इसके कार्यों में सम्मिलित है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ पे निर्वाचनों में जो संदेह या फिर विवाद उत्पन्न होता है उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है, न्यायपालिका करती है, ना कि निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। तो भारतीय संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान वर्णित है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित था? रावी और ब्यास, चिनाब और रावी, सिंधु और झेलम, या फिर झेलम और चिनाब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला स्थित था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ बौद्ध संगीति है और दूसरी तरफ इनका निष्पादित कार्य दिया हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति, तो इसमें सुत्त पिटक व विनय पिटक का पृथक संकलन किया गया, यहाँ पे ए का हो जाएगा दूसरा। द्वितीय बौद्ध संगीति, तो बौद्ध संघ अस्थाविर व महासांगिकों के बीच विभाजित हो गया, तो यहाँ पे बी का हो जाएगा तीसरा। तृतीय बौद्ध संगीत में क्या हुआ? तो यहाँ पे अभिधम पिटक का संकलन किया गया। और चतुर्थ बौद्ध संगीत में, तो इसमें जो है बौद्ध संघ हीनयान व महायान में विभाजित हो गया, तो डी का यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा क्या होगा? तो सही कूट हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला भारतीय किसान स्कूल 1938 में कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था कहाँ पे? तो ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में खोला गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। लिम्बू सिक्किम, कार्बी हिमाचल प्रदेश, डोगरिया कोद उड़ीसा, कट्टू नायकन केरल। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है या फिर है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो यहाँ पे पहला यानी कि लिम्ब सिक्किम, और तीसरा डोगरिया कोद उड़ीसा, और यहाँ पे चौथा कट्टू नायकन केरल, ये तीनों यहाँ पे सही सुमेलित हैं। यहाँ पे जो कार्बी जनजाति दिया हुआ है, कार्बी जो है ये हिमाचल प्रदेश की नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मतलब पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली जनजाति है। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला तीसरा एवं चौथा सही है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कांग्रेस अधिवेशन है और दूसरी तरफ पारित कार्यक्रम दिया हुआ है। तो लाहौर 1929 में क्या हुआ? तो यहाँ पे लाहौर 1929 में पूर्ण स्वराज का कार्यक्रम पारित किया गया, प्रस्ताव पारित हुआ पूर्ण स्वराज का। कराची 1931 में क्या हुआ? तो यहाँ पे मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। और फैजपुर 1937, तो यहाँ पे जो है मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित हुआ, तो सी का पहला हो जाएगा। और रामगढ़ 1940, तो राष्ट्रीय एकता का यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ। तो इसका जो सही कोट होगा 4 3 1 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इमारत को रोमांस इन द स्टोन, पत्थर में रूमानी कथा के नाम से जाना जाता है? मरियम महल फतेहपुर सीकरी, ताज महल आगरा, जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी, अकबर का मकबरा। तो रोमांस इन द स्टोन के रूप में किसे जाना जाता है, किस इमारत को? तो ये जाना जाता है जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फतेहपुर सीकरी में स्थित जामी मस्जिद को रोमांस इन द स्टोन्स यानी कि पत्थर में रूमानी कथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग 4 का और 14 का जोड़ा गया। तो यहाँ पे कौन, ये कथन बिल्कुल सही है। साथ ही इस संशोधन द्वारा 3 नए निर्देशक तत्व संविधान में जोड़े गए, ये भी कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी है कि इस संशोधन द्वारा 7 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, ये यहाँ पे गलत है। और साथ ही ऑप्शन डी में है कि इस संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया, तो यहाँ पे ये भी सही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है
6 बार जो दिया हुआ है कि यहाँ पे संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में कितने विषय स्थानांतरित किए गए, तो 7 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 7 विषय स्थानांतरित नहीं किए गए थे। इनकी संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या 5 थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेष युग्म यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू चिप कंपनियों के बारे में सही कथन चुनें। तो यहाँ पे ब्लू चिप कंपनियों के बारे में सही कथन यहाँ पे चूज करना है। तो ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही हैं तथा अपने क्षेत्र की शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल हैं, ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन पेडोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, पोषण का अध्ययन ट्रोपोलॉजी, मनुष्यों की पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए पौधों के जीवाश्मों का जो अध्ययन है ये पेडोलॉजी नहीं कहलाता है। फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। पोषण का अध्ययन ट्रोपोलॉजी कहलाएगा। मनुष्य की पेशियों का जो अध्ययन है ये मायोलॉजी कहलाएगा। ये सब सही सुमेलित है। लेकिन पेडोलॉजी जो है इसके अंतर्गत मृदा निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। शेष सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। तो इसमें से कौन कौन सा आवश्यक है, तो जल आवश्यक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। यानी कि दूसरा, तीसरा एवं चौथा यहाँ पे जो अवयव दिया हुआ है ये आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ऑक्सीजन क्यों आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन जो है इस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के बाद उत्पन्न होने वाला एक उत्पाद के रूप में है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही क्रम है। तो यहाँ पे 3 जिलों का जो सही क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा मुरादाबाद, गाजियाबाद और फिर कानपुर नगर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ गणराज्य है, दूसरी तरफ वर्तमान क्षेत्र दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे रामग्राम के कोलिये जो है ये गोरखपुर जनपद से संबंधित थे। पावा के मल्ल ये कहाँ से, तो ये फाजिल नगर क्षेत्र से संबंधित थे। तो बी का हो जाएगा पहला। और कपिल वस्तु के साक्य ये कहाँ से, तो ये संबंधित थे सिद्धार्थनगर से। और केशपुत्र के कलाम जो थे ये कहाँ से, तो ये गंगा यमुना दोआब से संबंधित थे। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3 1 4 2 इसका सही कूट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ देश है और दूसरी तरफ भारत में स्थापित प्रथम कोठी या फैक्ट्री। तो अंग्रेजों ने कहाँ पे लगाया, तो अंग्रेजों ने सूरत में लगाया था अपनी पहली फैक्ट्री। ए का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। डचों ने मछलीपट्टनम में लगाया। पुर्तगालियों ने कोचीन में लगाया और डेनिशों ने ट्रावनकोर में लगाया। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट होगा ये हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डार्ट प्रणाली क्या है। तो डार्ट प्रणाली जो है ये क्या है, तो डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, ये डार्ट का फुल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे डार्ट प्रणाली जो होगा यह हो जाएगा एक सुनामी चेतावनी प्रणाली। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डार्ट का थोड़ा सा फुल फॉर्म देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे फुल फॉर्म लिखने को भी आता है, फुल फॉर्म चूज करने को। तो डार्ट का फुल फॉर्म जो हो जाएगा क्या होगा, तो डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे कुछ जलसंधियाँ व उनके द्वारा विभक्त स्थल खंड उल्लिखित हैं, ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और जो सुमेलित नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फार्मोसा जलसंधि तो ताइवान और चीन को अलग करती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिया हुआ है जाहौर जलसंधि यमन और जिबूती को अलग करती है, ये गलत है। जाहौर जलसंधि जो है यह सिंगापुर और मलेशिया को अलग करती है। केरिच जलसंधि तो यूक्रेन और रूस को अलग करती है, बिल्कुल सही है। डोवर जलसंधि तो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। तो जो सही यहाँ पे सुमेलित नहीं है वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, गोमती की सहायक नदी कौन सी है। गोमती की यहाँ पे सहायक नदी के बारे में पूछा गया है। तो बर्मा, सूर्य, चूहा और गचाई ये सभी क्या हैं, तो ये सभी गोमती की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गोमती का उद्गम कहाँ से होता है, तो पीलीभीत में फुल्लर झील से होता है और इसके किनारे उत्तर प्रदेश का राजधानी जो है लखनऊ, साथ ही सुल्तानपुर
और जौनपुर इसके किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता को 1977 में महत्ता मिली, उसे कैबिनेट मंत्री की भांति सुविधाएं मिलती हैं। दूसरा है कि आइवर जेनिंग्स ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या फिर है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सिद्धांत है और दूसरी तरफ दिए हुए हैं विद्वान। तो संतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो रेगनर नक्स ने दिया है। तो यहाँ पे ए का तीसरा हो जाएगा। एशियन ड्रामा किसका है? तो एशियन ड्रामा गुन्नार मेंडर, बी का यहाँ पे पहला हो जाएगा। असंतुलित विकास का सिद्धांत, तो असंतुलित विकास का सिद्धांत जो है यह हर्समैन ने दिया है। तो यहाँ पे सी का चौथा हो जाएगा। स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है किसका है? ये तो ये है रोस्टो का, यहाँ पे डी का हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पे सही इसका जो कूट होगा क्या हो जाएगा? तो तीसरा 3 1 4 2, 3 1 4 2 इसका सही कूट होगा। तो 3 1 4 2 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर, सॉरी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 1 4 2। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त रस के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? पित्त रस के संदर्भ में यहाँ पे क्या सही नहीं है? तो इसका श्रावण यकृत से होता है, बिल्कुल सही है। यह गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का अम्लीय द्रव है, गलत है। ये अम्लीय द्रव नहीं, ये क्षारीय द्रव होता है। और इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होती है, ये बात यहाँ पे सही है। और साथ ही पित्त रस वसा का इमल्सीकरण करता है, ये यहाँ पे इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य यही है, ये वसा का इमल्सीकरण करता है। वसा का इमल्सीकरण इन द सेंस क्या होता है? तो इसका ये मतलब होता है कि जैसे दूध होता है तो दूध में आपको वसा मिली रहती है, लेकिन वो डाइजेस्टिव उसका इतना मतलब इतना वो संतुलित रूप में मिली रहती है कि वो डाइजेस्ट हो जाती है, इंसान को नुकसान नहीं करती अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसी तरीके से पायसीकरण या फिर इमल्सीकरण जो होता है, ये जो हमारे अंदर हम फैट लेते हैं तो ये उसी तरीके से इसको इमल्सीकृत करके हमारी बॉडी में एक तरीके से डाइजेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे डी भी यहाँ पे सही है। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पित्त रस जो है हल्के पीले रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है, ना कि अम्लीय। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना शामिल है, किसमें शामिल है? तो ये एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। टोटल कितने हैं? तो ये जो है टोटल 17 हैं, याद रखिएगा, टोटल ये 17 हैं। और इसमें जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना, ये एसडीजी 13 में शामिल है। और ये 17 गोल कल हम जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और ये 17 गोल आपको एट इट इज यानी कि जैसे हैं वैसे पूरा रटा होना चाहिए। ये 17 गोल तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, क्योंकि यूपी पीसीएस का एकदम फेवरेट टॉपिक है एसडीजी गोल्स। तो इसको यहाँ पे आप कोई कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, 2-3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टेट्राएथिल लेड क्या है? तो टेट्राएथिल लेड जो है यह है एक अस्फटनरोधी यौगिक, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे कथन कारण दिए गए हैं और उनकी यहाँ पे उसके हिसाब से देखना है कौन सा सही होगा। तो अभिकथन है कि लाल हरा एवं नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। कारण क्या है कि ऐसे रंग जिनको मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। जीआरबी यानी कि ग्रीन, रेड और ब्लू ये प्राथमिक रंग होते हैं, इनको जब मिलाया जाता है तो ये सफ़ेद रंग में मतलब सफ़ेद रंग बन जाते हैं। लेकिन अब प्रेजेंट में इतना ज़्यादा इनमें अशुद्धियाँ मिल गई हैं कि वो कलर नहीं आ पाएगा, यानी कि आप जाएंगे ग्रीन, ब्लू और जो है रेड को मिलाएंगे तो सफ़ेद नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ जो है वह मिल चुकी हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? तो इनके जो आदर्श प्रकाशित किए गए थे, ये प्रकाशित किए गए थे हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श उनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका में प्रस्तुत किए गए थे। यह पुस्तक 1909 में प्रकाशित हुई थी और गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों को समर्पित थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय
के किस वाद में यह अभिहित हुआ कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता? तो ये किस में आया था? तो ये आया था मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघवाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर ऐतिहासिक प्रतिबंध जो है यह लगाया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड का मानक समय प्रधान यामोत्तर यानी कि जीएमटी के अनुरूप है। कारण क्या है कि प्रधान यामोत्तर रेखा स्पेन से गुजरती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो एक यहाँ पे गलत है और मतलब कथन यहाँ पे गलत है और कारण सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैड्रिड का मानक समय जो है यह जीएमटी के अनुरूप नहीं है, अपितु 2 घंटे आगे का है। तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, कारण सिर्फ सही है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के संदर्भ में निम्न कथनों में से कथन कौन सा असत्य है? तो यहाँ पे इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, बिल्कुल सही है। यह संयुक्त राष्ट्र की अनुषंगी इकाई है, गलत है। यह संयुक्त राष्ट्र की कोई अनुषंगी इकाई नहीं है। भारत इसका सदस्य नहीं है, बिल्कुल सही है ये। और यह रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है, ये भी यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार कि कौन सा यहाँ पे असत्य है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो IUCN एक स्वतंत्र निकाय है, ये किसी की अनुषंगी इकाई नहीं है। और इसकी स्थापना जो है 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। भारत इसका जो है 1969 में स्टेट मेंबर है, पूर्ण सदस्य नहीं बना है, स्टेट मेंबर ही है। इसलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि भारत इसका सदस्य नहीं है, ये कथन यहाँ पे सही माना जाएगा। तो ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन कारण। कथन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। कारण क्या है कि यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के रुमंदेही स्तंभलेख से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा के दौरान इसे स्थापित करवाया। दूसरा है कि बुद्ध शाक्य की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम के भाग कर बलि कर को माफ कर दिया गया। तीसरा है कि लुम्बिनी ग्राम के भू राजस्व भाग कर को 1/6 से घटाकर 1/10 कर दिया गया। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो लुम्बिनी ग्राम के भू कर को 1/6 से घटा करके 1/8 किया गया था, ना कि 1/10। तो 1/8 किया गया था, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सुल्तान है और दूसरी तरफ विद्रोह करता दिया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे हाजी मौला का विद्रोह हुआ था, ए का हो जाएगा। तीसरा इल्तुतमिश के समय में, तो इल्तुतमिश के समय में पिर्थू का विद्रोह हुआ था, तो यहाँ पे बी का हो जाएगा दूसरा। और फिरोज खिलजी के समय में तो सीदी मौला का विद्रोह हुआ था, सी का यहाँ पे पहला हो जाएगा। और बलबन के समय में तो मेवातियों का विद्रोह हुआ था। तो इसका जो सही कूट होगा क्या हो जाएगा? तो इसका सही कूट हो जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो ब्राह्मण गद्य के रूप में आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, बिल्कुल सही। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं, बिल्कुल सही है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम चरण है, ये भी सही है। कठ और मुंडक सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपनिषद जो हैं यह छांदोग्य और बृहदारण्यक के हैं, ना कि मुंडक और कठ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही नहीं है, प्रश्न के अनुसार यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृति या फिर आकृतियाँ हैं एरेटे, एस्कर, स्नाउट, रिपिल। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो एरेटे हैं, एस्कर हैं और स्नाउट हैं। रिपिल यहाँ पे रिपल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो रिपल जो है यह पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, ना कि हिमनद द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से मूलाधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? तो यहाँ पे कौन कौन से सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है
भारतीय नागरिकों को, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो 14 जो है ये भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। 15, 16 ये दोनों जो हैं ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। और 21 जो है यहाँ पे यह भी भारतीयों और विदेशियों को प्राप्त है। तो 14 और 21 भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15 और 16 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए और जो अनुच्छेद हैं कौन कौन से हो जाएंगे, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल हैं जो कि केवल और केवल नागरिकों के लिए हैं। इसको याद कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हुए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना का उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को है। दूसरा है कि इसके लिए संसद को संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही है। तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। क्योंकि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का जो है प्रस्ताव पारित कर देती है, तो संसद साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से ही उक्त आशय का कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन कर सकता है। तो इसके लिए संविधान संशोधन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के विषय में असत्य कथन है। पहला है कि इसकी उद्घोषणा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के आधार पर की जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसके तहत उद्घोषणा का संसद द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन किया जाना आवश्यक है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तीसरा है कि इसके तहत उद्घोषणा को 6 माह पर पुनः अनुमोदित कर अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। और तीसरा है ऑप्शन डी है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संसद के साधारण बहुमत से अनुमोदित की जाती है, तो ये भी यहाँ पे सही है। कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है। असत्य कथन प्रश्न में पूछा गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्य की कार्यपालिका और विधायिका निलंबित अथवा विघटित हो जाती है तथा राज्य की सभी विधायी और कार्यपालिकीय शक्तियां जो है संघ में निहित हो जाती हैं। इसके तहत उद्घोषणा को 6 माह पर पुनः अनुमोदित कर अधिकतम 3 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष तक यहाँ पे अनिश्चित काल दिया हुआ है जो कि गलत है, 3 वर्ष तक ही मात्र। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों अभियानों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो अलाउद्दीन का जो यहाँ पे रणथंभौर विजय है कब का है, तो ये है 1301 का, 1301 ईस्वी। गुजरात विजय 1297 ईस्वी। मालवा विजय, तो मालवा विजय जो है यह 1305 ईस्वी। और चित्तौड़ विजय, तो चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले गुजरात विजय, फिर उसके बाद हो जाएगा रणथंभौर विजय, और फिर आएगा चित्तौड़ विजय, और सबसे लास्ट में मालवा विजय। तो 2, 1, 4, 3 इसका सही कोट होगा, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है, तो यहाँ पे आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है, ये भी सही है। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है, ये भी सही है। आदम ब्रिज के उत्तर में मन्नार की खाड़ी स्थित है, गलत है। आदम ब्रिज के उत्तर में जो है पाक की खाड़ी स्थित है एवं दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। शेष यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है परियोजना और राज्य। मचकुंड परियोजना, तो ये आंध्र प्रदेश की है। चमेरा, तो चमेरा जो है हिमाचल प्रदेश की है। और सराल, तो सराल जो है जम्मू कश्मीर की है। और टनकपुर, तो टनकपुर उत्तराखंड की है। तो इसका जो सही कोट होगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन निम्नलिखित में से किस एक देवता को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना जाता था, तो प्राकृतिक संतुलन का रक्षक जो थे या वरुण थे, ऑप्शन डी सही आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पारस्की तंत्र, एजी टांसले, 10% का नियम, ओडम, अनुक्रमण क्लीमेंट, डाइवर्सिटी, WG रोजन। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी में जो 10% का नियम यहाँ पे ओडम दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि 10% का नियम जो है यह लिंडमान ने दिया था, ना कि ओडम ने, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लिंडमान इन्होंने दिया था।
10% का नियम, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये कथन यहाँ पे सत्य है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यह वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान इत्यादि पर निर्भर नहीं करता। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया? किस वर्ष किया गया ये? तो ये किया गया है 2009 में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले से किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा कर दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत में शिशु लिंगानुपात वर्ष 2001 की तुलना में 8 अंकों की कमी आई है। दूसरा है कि सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो है नागालैंड है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट तैयार किया जाता है। तो बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो बजट तैयार किया जाता है आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और संविधान के किस, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है बजट के बारे में? तो अनुच्छेद 112 के बारे 12 में केंद्रीय बजट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर का संबंध जो है यह संस्कृति मंत्रालय से है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। पहला है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिंहन समिति 1975 की सिफारिश पर की गई थी। दूसरा है कि भारत के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र बैंकिंग और ऋण सुविधाओं की कमी से ग्रस्त हैं। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि की माप का सबसे उपयुक्त स्रोत क्या है? तो यहाँ पे वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है यह किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि की माप का सबसे उपयुक्त स्रोत है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, दूसरा है बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण, तीसरा है गरीबी हटाओ और चौथा है हरित क्रांति का प्रारंभ। तो इनको सही कालक्रम में लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ जो कि हुआ है 1966-67 में। फिर गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो ये 1971 में। और फिर बैंकों को प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ 1969 में। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना तो ये हुआ है 1975 में। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा क्या होगा? तो इसका जो सही कूट होगा 4, 2, 3, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों और उनके प्रवासों की रक्षा करना है? तो ये है वान अभिसमय का, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विंडहॉक राजधानी और देश दिया हुआ है। विंडहॉक किसकी राजधानी है? तो ये नामीबिया की राजधानी है। अक्रा तो ये घाना की राजधानी हो जाएगा। नैरोबी तो ये केन्या की राजधानी है। और लुसाका जो है यह जाम्बिया की राजधानी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रिमांस्ट्राटी नामक पुस्तक जिसमें जहांगीर के समय का वर्णन है का लेखक है, कौन है इसका लेखक? तो इसका लेखक जो है या फ्रांसिस्को पेलसर्ट है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट एक डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक रिमांस्ट्राटी के माध्यम से जहांगीर के समय में अद्भुत जो है विवरण प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित है? सीने में दर्द, तेज पसीना आना, जी मिचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट।
तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये 4 के चारों लक्षण जो है ये हार्ट अटैक यानी कि हृदयघात के हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दूसरा मुख्यालय दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में है इसका मुख्यालय, बिल्कुल सही। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स में है, ये भी सही। विश्व बैंक जो है यहाँ पे इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है, ना कि न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आसियान का मुख्यालय यहाँ पे जकार्ता में है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो राज्य विधान परिषद में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है ये होता है 5/6, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें प्लेटिनम पाया जाता है? तो प्लेटिनम कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में प्लेटिनम का भंडार है, तथा यहाँ यूरेनियम तथा रॉक फास्फेट भी पाया जाता है, और ललितपुर में तांबा भी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ललितपुर जो है यह 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, खाली एक तरफ और एक जिले से बाहर, उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक जिले से अपना सीमा साझा करता है और वो है झांसी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है? तो श्वसन प्रक्रिया को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। यह श्वसन क्रिया का नियंत्रण, रक्तदाब का नियंत्रण, उपापचय नियंत्रण, एवं हृदय स्पंदन का नियंत्रण इत्यादि कार्य करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिमला नगर किस पर स्थित है? तो शिमला नगर जो है यह धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, धौलाधर श्रेणी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता है विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रमुख स्थान है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। तो यहाँ पे भारद्वाज आश्रम कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है। राधा कुंड ये कहाँ स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। गीता वाटिका, तो गीता वाटिका जो है ये गोरखपुर में स्थित है। और दधीची आश्रम, तो दधीची आश्रम जो है ये सीतापुर में स्थित है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 2 3 1 4 हो जाएगा इसका सही कोड। 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सोना किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सोना जो है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो शारदा तथा रामगंगा की नदियों के रेतों में, ललितपुर जिले में और सोनभद्र जिले में यहाँ पे जो है सोना पाया जाता है। बादा जिले में यहाँ पे नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, बिल्कुल सही है। प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली 8 जिलों में लागू है, जो कि गलत है। तो और ऑप्शन सी है कि प्रयागराज सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, ये भी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, प्रश्न के अनुसार यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले शामिल हैं, जबकि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में यहाँ पे जो है कितने जिले हैं? तो ये ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में टोटल 8 जिले ऐसे हैं जिनमें ये प्रणाली लागू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है या सही नहीं है, शेष यहाँ पे सही सुमेलित है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है ये किन 8 जिलों में लागू है। तो ये लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर में, वाराणसी में, कानपुर में, गाजियाबाद में, प्रयागराज में, आगरा में ये लागू है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी द्वारा स्थापित कौन सी परियोजना कोयला आधारित नहीं है? तो यहाँ पे जो कोयला आधारित नहीं है वह कौन सी है? तो यह है यहाँ पे दादरी परियोजना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कुल 9 विद्युत परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें से दिबियापुर औरैया दादरी परियोजना जो है यह गैस आधारित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि रिहंद परियोजना, ऊंचाहार परियोजना, टांडा परियोजना, मेजा परियोजना कोयला आधारित परियोजना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉकी को समर्पित देश का पहला मेजर ध्यानचंद म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है? तो यह किया गया है कहाँ पे? तो ये किया गया है झांसी में। ऑप्शन डी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संग्रहालय, दूसरी तरफ स्थिति दिया हुआ है।
तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय अम्बेडकर नगर, गलत है, ये रामपुर में स्थित है, अम्बेडकर नगर में नहीं है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा और राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है यह है ऑप्शन बी और यही इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कागज की सर्वाधिक मिलें किस जिले में स्थित हैं? तो यहाँ पे कागज जो है सबसे ज़्यादा जो कागज की मिलें जो है किस जिले में स्थित हैं? तो ये मुजफ्फरनगर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना दिसंबर 1972 में की गई। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना दिसंबर 1976 में की गई। कौन सा यहाँ पे सही है? तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी, जबकि उर्दू भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जोगनी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। सही कथन या फिर कथनों का चयन करें, कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। पाई डंडा नृत्य जो है यह बुंदेलखंड के अहीर समाज का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। जबकि जो यहाँ पे जोगनी नृत्य है यह अवध क्षेत्र में रामनवमी के त्यौहार पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्वांचल का क्षेत्र का, तो ये अवध का है। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। तो ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले घटते क्रम में कौन से हैं? तो यहाँ पे ये जो 3 जिले हैं सीतापुर, हरदोई और उन्नाव हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राष्ट्रपति, दूसरी तरफ इनका कार्यकाल दिया हुआ है। तो के आर नारायणन का कार्यकाल कब से कब तक? 1997 से 2002 था। नीलम संजीव रेड्डी तो 1977 से 1982 तक थे। फखरुद्दीन अली अहमद कब थे? तो 1974 से 1977 थे। जाकिर हुसैन कब से कब तक? तो 1967 से 1969 तक थे। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पहला है, देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। दूसरा कथन है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। और चौथा कथन है यहाँ पे कि इसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो इसमें से जो कथन सही हैं वह है केवल 3। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत के संविधान अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है, ना कि 62। तो यहाँ पे तीसरा कथन गलत है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, केवल 3। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? भौगोलिक उपनाम स्थान, साल्ट सिटी गुजरात, गोल्डन सिटी अमृतसर, क्वीन ऑफ डेक्कन बेंगलुरु, पिंक सिटी जयपुर। तो कौन सा इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो दिया हुआ है कि सिटी क्वीन ऑफ डेक्कन बेंगलुरु, यह सही नहीं है। क्वीन ऑफ डेक्कन जो है यानी कि दक्कन की रानी किसको कहा जाता है? तो ये पुणे को कहा जाता है, बेंगलुरु को नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शेष युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों को उनके आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे इनका जो सही क्रम होगा क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे पृथ्वी, फिर उसके बाद आ जाएगा शुक्र, उसके बाद सबसे पहले पृथ्वी, फिर शुक्र और फिर आएगा मंगल और सबसे लास्ट में यहाँ पे बुध आ जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा इन ऑप्शन में से पृथ्वी है, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका शुक्र और फिर आएगा मंगल और फिर सबसे लास्ट में बुध हो जाएगा। बुध सबसे छोटा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा और वही क्रम में बोला है। नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही किस द्रव की श्यानता पर प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे प्रभाव जो पड़ता है यह पड़ता है श्यानता घट जाती है। तो तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही किसी द्रव्य की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्यानता जो है ये कम हो जाती है, घट जाती है। श्यानता मतलब चिपचिपापन जो होता है, जैसे शहद हो गया, ग्लिसरीन हो गया, इसका जो गाढ़ापन होता है वही श्यानता कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष मुद्रा का अवमूल्यन जो है यह 3 बार किया गया? तो ये किया गया
वर्ष 1991 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा मूल्य का कम कर देना अवमूल्यन कहलाता है। भारत में कुल 3 बार यानी कि 1949, 1966 और 1991 में जो है मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, जबकि 1991 में ही मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार 1 जुलाई, 3 जुलाई और 15 जुलाई को किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन हेतु उत्तरदायी है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो इसमें कौन कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार उत्तरदायी हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो संचालन केंद्र एवं राज्य दोनों संचालन सरकारों द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन जो है केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार अनाजों को खरीद, भंडारण एवं राज्य सरकार को अनाजों के आवंटन हेतु उत्तरदायी है। राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को जो है गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना इत्यादि कार्य जो है ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्थानीय सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन से आय को सम्मिलित किया जाता है। तो पर्यटन से आय को अदृश्य निर्यात में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण जो है एंटीजन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो मनुष्य में रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कणों में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2001 से 2011 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो ये वृद्धि जो दर्ज की गई कहाँ दर्ज की गई? तो ये दर्ज की गई पंजाब में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ खनिज है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। चांदी, तो चांदी जो है राजस्थान ए का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। तांबा, तो तांबा का मध्य प्रदेश हो जाएगा। बाक्साइट, तो बाक्साइट यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा। और चूना पत्थर, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसमें जो विशेष उपबंध किया गया है ये किया गया है 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6वीं अनुसूची में किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान के भाग 4 में बाद में नहीं जोड़ा गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन। ये जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 41 में दिया हुआ है। ये बाद में नहीं जोड़ा गया, मूल संविधान में ही था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गतिशील महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को कहा जाता है। यहाँ पे ए का हो जाएगा तीसरा। द्वीपीय महाद्वीप, तो द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और दक्षिण का ब्रिटेन, तो दक्षिण का ब्रिटेन जो है यह न्यूजीलैंड कहलाता है। और अंध महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है पिछड़ेपन के कारण। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा क्या होगा? तो इसका सही कोड 3 4 2 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में समाचार पत्र और सूची 2 में प्रकाशक और संपादक के बारे में दिया हुआ है। द लीडर किसका था? तो मदन मोहन मालवीय की पत्रिका थी। कवि वचन सुधा, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। ज्ञान प्रदायिनी, तो ज्ञान प्रदायिनी जो है नवीन चंद्र राय की थी। और बम्बई दर्पण, तो बाल शास्त्री की थी। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा 1 4 2 3 हो जाएगा। तो 1 4 2 3 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियों का अपवाह प्रतिरूप किस प्रकार का है? तो ये अपवाह प्रतिरूप जो है ये कैसा है? तो ये आर्य प्रतिरूप है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं तो इसे आर्य प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला जो है और साथ ही मांडव हिल्स है कहाँ पे? तो ये गुजरात में स्थित है। यहाँ दोनों जो पर्वत हैं इन दोनों से जो नदियाँ निकलती हैं और ये जो प्रतिरूप बनाती हैं उसको आर्य प्रतिरूप कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत में सर्वप्रथम स्थापित उद्योग और स्थान के बारे में कौन सुमेलित नहीं है? तो लोहा इस्पात कुल्टी बिल्कुल सही है। सूती वस्त्र
फोर्ट ग्लास्टर बिल्कुल सही है। ऊनी वस्त्र कानपुर सही है। कागज जो यहाँ पे बम्बई दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है। कागज उद्योग की सर्वप्रथम स्थापना जो है 1832 ईस्वी में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से। कथन है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण है कि यह सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी होती है। अब कौन सा यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन तो सही है बट कारण गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये जो कारण में दिया हुआ है कि यह सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी, तो ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है और इसी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे कारण गलत है, सिर्फ कथन सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी स्थापना 2005 में भारत सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी यहाँ पे सही है। यह गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है, ये भी सही है। इसमें अधिकतम 12 सदस्य होते हैं, ये कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि इसमें अधिकतम 12 नहीं 9 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेष युग्म यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ व्यापारिक नाम है, दूसरी तरफ रासायनिक नाम दिया हुआ है। इनको यहाँ पे यूरिया कार्बामाइड, फिनाल, हाइड्रोक्सी बेंजीन, लाल सिंदूर, लेड टेट्रा ऑक्साइड। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा एवं तीसरा बिल्कुल यहाँ पे सही सुमेलित है तीनों। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चित्तौड़गढ़ की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या फिर है। पहला है कि यह संधि जहांगीर तथा राणा अमर सिंह के मध्य संपन्न हुई थी। दूसरा है कि राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो कौन सा यहाँ पे सही है, तो दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। किसके बारे में, तो चित्तौड़गढ़ की संधि जो कि 1615 ईस्वी में हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ वैदिक शब्द है, दूसरी तरफ अर्थ दिया हुआ है। तो अरित्र क्या होते थे, तो ये पतवार। कुशीद क्या थे, तो कुशीद ऋण को कहा जाता था। और तच्छा क्या था, तो तक्षा जो है यह बढ़ई कहलाता था। और कृष्ण आयस जो है यह क्या था, तो ये लोहा था। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की यहाँ पे जो विशेषता हो जाएगी, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है, ये विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी यहाँ पे सही है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता उपयुक्त तीनों हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से। कथन है कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। कारण क्या है कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो कथन और कारण यहाँ पे दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से संघ सूची के विषय हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, महापत्तन, कृषि आय पर कर, मादक, लिकर, वायदा बाजार। तो इसमें से कौन कौन से हैं जो कि संघ सूची के विषय हैं, तो इसमें जो है पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा महापत्तन और जो यहाँ पे पांचवा है वायदा बाजार। ये तीन जो हैं ये किसके विषय हैं, तो संघ सूची के विषय हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाकी यहाँ पे कृषि पर जो कृषि आय पर कर जो है और साथ ही मादक लिकर जो है ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वित्तीय समावेशन की निम्न योजनाओं के प्रारंभ होने का सही कालक्रम है। तो लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, तो ये 2001 की है। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 की है, 98 से 99। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना ये कब की है, तो ये 2003 की है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा दूसरा, पहला और तीसरा। तो दूसरा, पहला और तीसरा ऑप्शन बी है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो ये जारी किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया है।
तो यहाँ पे जो है गंगाधर अभिलेख में भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो कुमारगुप्त के समय में गंगाधर अभिलेख में भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया है, जबकि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में विष्णु के 52 अवतार का उल्लेख किया गया है। उदयगिरी गुहा अभिलेख में जो है विष्णु के बराह अवतार का उल्लेख है, जबकि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों के अभियानों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे यह हृदय की गतिविधियों का ग्राफीय चित्रण करता है, ये कथन यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोन एस में उपस्थित होता है? तो बोन एस में उपस्थित होता है कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित को सार्थक रूप से व्यवस्थित कीजिए। योजना बनाना, दोहराना, प्रकाशित करना, सोचना, लिखना। तो सबसे पहले सोचना होगा, फिर योजना बनाया जाएगा, फिर लिखा जाएगा, दोहराया जाएगा और फिर प्रकाशित किया जाएगा। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले सोचना, फिर योजना बनाना, फिर यहाँ पे जो है लिखना, फिर दोहराना और फिर प्रकाशित करना। तो 4 1 5 2 3 इसका सही कूट होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। नेक्स्ट है, दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो इनके आयतन का जो अनुपात होगा यह हो जाएगा 27:8। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 108 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए 400 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 109 और इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए 38। प्रश्न संख्या 110 का सही आंसर यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 111 और इसमें जो इसका सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 112 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 113 और यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 114 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 115 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न संख्या 116 का जो यहाँ पे सही आंसर होगा यह ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 117 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 118 का यहाँ पे जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 119 और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 120 और इसका जो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे मई का करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। तो मई 2025 में ला प्रेस अखबार को यूनेस्को गुइलेमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह अखबार मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ से संबंधित है। दूसरा है कि इस अवार्ड की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है क्या है? तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ व्यक्ति हैं और दूसरी तरफ इनकी नियुक्ति दी हुई है कि कहाँ पे ये नियुक्त हुए हैं। तो व्यक्ति अनीता आनंद विदेश मंत्री कनाडा में बनाई गई हैं। डॉक्टर अजय कुमार तो ये अध्यक्ष बने हैं यूपीएससी के। आशुतोष दीक्षित ये क्या बने हैं? तो प्रमुख एकीकृत रक्षा स्टाफ यानी कि CISC। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तीसरा सी का तीसरा हो जाएगा। हरवंश चावला तो ये अध्यक्ष बने हैं ब्रिक्स चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के। तो यहाँ पे इसका सही कोड 1 2 3 4 होगा। 1 2 3 4 ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मई 2025 में न्यायमूर्ति BR गवई ने देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इनका पूरा नाम भारत रामकिशन गवई है। दूसरा है कि इन्होंने 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। तीसरा है कि इस पद पर पहुंचने वाले या पहले दलित हैं। गलत है, ये दूसरे हैं, ये पहले नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला एवं तीसरा गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो न्यायमूर्ति BR गवई का पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवई है। वे मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाले
दूसरे दलित हैं। इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मई 2025 में केरल का कोझिकोड शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हो गया है। दूसरा है कि इस सूची में शामिल होने वाला यह पहला भारतीय शहर बना। तो यहाँ पे सत्य कथन चुनना है, कौन कौन सा यहाँ पे सही है इसके बारे में। तो इसके बारे में केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस सूची में शामिल होने वाला यह दूसरा भारतीय शहर है। इस सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर जो है यह कोच्चि है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रदर्शनी, सम्मेलन और स्थल दिया हुआ है, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 रॉटरडम बिल्कुल सही है। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2025 ब्राजीलिया बिल्कुल सही है ये। और AI शिक्षा में AI सम्मेलन 2025 ये बेंगलुरु में नहीं हुआ है, ये नई दिल्ली में हुआ है। और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली बिल्कुल सही सुमेलित है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मई 2025 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का 9वां आधिकारिक सदस्य बना है। तो ये बन गया है अल्जीरिया। ऑप्शन डी सही आंसर। मई 2025 में भारत की किस राज्य में अंकिता नामक देश की पहली क्षेत्रीय भाषा की AI न्यूज एंकर का अनावरण किया है। तो अंकिता जो है कहाँ से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मई 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में स्थित किस एयरपोर्ट के समीप एक सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की जा रही है। तो यह स्थापना की जा रही है जेवर एयरपोर्ट नोएडा के पास। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वर्ष यह पुरस्कार भारतीय भाषा की पुस्तक हार्ट लैम्प को प्रदान किया गया है। दूसरा है कि इस पुस्तक की लेखिका केरल की कार्यकर्ता एवं वकील बानू मुश्ताक है। तीसरा है कि इस पुस्तक में दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे सिर्फ तीसरा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन सही है। ऑप्शन यहाँ पे केवल जो है दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 भारतीय भाषा की पुस्तक हार्ट लैम्प को प्रदान किया गया है। इस पुस्तक की लेखिका जो है यह कर्नाटक की कार्यकर्ता एवं वकील बानू मुश्ताक हैं। इस पुस्तक में दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। इस पुस्तक का अनुवाद जो है यह दीपा अस्थि द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यही इसका सही आंसर होगा। पहला दूसरा कथन सही नहीं है, जबकि यहाँ पे पहला और तीसरा कथन सही नहीं है, दूसरा कथन सिर्फ सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला अधिकारी बनी है। तो ये बन गई हैं कौन, तो ये बनी है गीता समोटा। ऑप्शन ए सही आंसर। मई 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने खुद को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। तो यह घोषित किया गया है मिजोरम के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मई 2025 में ब्रिटेन ने किस देश के साथ चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता हस्तांतरण हेतु समझौता किया है। तो यह किया है मॉरिशस के साथ। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर। 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका आयोजन मई 2025 में हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। दूसरा है कि दक्षिण कोरिया की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने यह प्रतियोगिता जीत ली। और तीसरा है कि इस प्रतियोगिता में नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। कौन सा यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला एवं तीसरा सही है, दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे ओपल सुजाता हैं ये दक्षिण कोरिया की नहीं है, ये थाईलैंड की हैं। तो यहाँ पे दूसरा कथन इसलिए गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला एवं तीसरा सही है। तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि मई 2025 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। दूसरा है कि इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु समावेशिता एवं स्थिरता है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। क्यों, ये दोनों कथन सही नहीं है। तो 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में जो यहाँ पे कथन दिया हुआ है, दोनों कथन यहाँ पे पूछा गया था असत्य, और ये दोनों कथन हैं सही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नोमैडिक एलिफेंट 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि मई 2025 में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं मंगोलिया के मध्य किया गया। दूसरा है कि इसका आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि इसका आयोजन उलान बटोर मंगोलिया में किया गया, ना कि मेघालय में। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2025 में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इस रिपोर्ट में भारत एवं श्रीलंका को संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है कि प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। यह रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, और भारत एवं बांग्लादेश को संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे पहला कथन सही नहीं है, दूसरा एवं तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत एवं बांग्लादेश को साथ ही में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है, भारत एवं श्रीलंका को नहीं। तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट है, मई 2025 में अमेरिका के किस राज्य ने पर्यटकों पर ग्रीन फी नामक एक नया जलवायु प्रभाव शुल्क लागू किया है। तो ये लागू किया गया है हवाई में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है कहाँ पे, तो ये नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में की गई है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मई 2025 में किस देश ने लंबी दूरी की मिसाइलों से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु गोल्डन डोम नामक एक महत्वाकांक्षी मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है किसके द्वारा, तो यूएसए के द्वारा की गई है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की गई। इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली से है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये 140 प्रश्न जो जीएस के थे, इसको हमने सॉल्व किया। तो चलिए अब हिंदी की तरफ बढ़ते हैं और हिंदी का यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जो 60 प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। तो इसमें से जो बेमेल है यह है ऑप्शन ए। अकाल का यहाँ पे सुकाल जो है विलोम होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। शेष युग्म यहाँ पे सही सुमेलित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सदाशय का विलोम शब्द क्या होगा, तो सदाशय का विलोम शब्द हो जाएगा दुराशय, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। शब्द और विलोम दिया हुआ है, कौन सा इसमें से बेमेल है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उद्धत का यहाँ पे पृथक नहीं होगा, उद्धत का सही विलोम होता है बिनत, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। शेष युग्म यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यौवन का विलोम क्या होगा, तो वार्धक्य हो जाएगा यौवन का विलोम, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ दिया गया है विलोम। तो यहाँ पे ऊपरी किसका होगा, तो ऊपरी का विलोम हो जाएगा अध। निरामिष का विलोम हो जाएगा आमिष। अबाल का विलोम हो जाएगा वृद्धि, और ईहा का विलोम हो जाएगा अनीहा। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट होगा 3 1 2 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। तनवंगी, स्थूलांगी, गृण, उद्गृण, चिरायु, दीर्घायु, जंगम, स्थावर। तो कौन सा एक यहाँ पे बेमेल है, ऑप्शन सी चिरायु का जो दीर्घायु दिया हुआ है ये यहाँ पे विलोम जो है गलत दिया हुआ है, ये दोनों समानार्थी हैं। चिरायु का विलोम हो जाएगा यहाँ पे अल्पायु, तो ऑप्शन सी सही आंसर। शेष सभी सही सुमेलित हैं। पल्लवन का सही विलोम शब्द तो यहाँ पे संक्षेपण हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। बहुधा का विलोम होगा तो ये हो जाएगा यदा कदा, ऑप्शन बी सही आंसर। कौन सा एक सही सुमेलित है, विस्तृत, संकुचित, संक्षिप्त, विशिष्ट, सामान्य, साधारण, लघु, गुरुदीर्घ, सभी सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो कौन सा इसमें से एक सही सुमेलित है, तो यहाँ पे चेतन का जो अचेतन दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंजुल निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। तो मंजुल जो है यहाँ पे आकर्षक का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जुगनू का पर्यायवाची नहीं है? खदोत, प्रभाकीट, पटबीजन, रसज्ञा। तो यहाँ पे रसज्ञा जो है यह जीव का पर्यायवाची होता है, बाकी खगोत, प्रभाकीट और पटबीजन ये तीनों जुगनू के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी सही आंसर। षडानंद, सभव, अंबिकेय पर्यायवाची हैं किसके? तो ये पर्यायवाची हो जाएंगे कार्तिकेय के। ऑप्शन सी सही आंसर। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अश्म, पत्थर, अभिजात, महीप, प्रशंसा, आमर्श, अचला, मेदिनी। तो इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अश्म पत्थर बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। मोर का यहाँ पे स्वाति सुत जो दिया हुआ है गलत है। स्वाति सुत जो है या मोती का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रात, रात का यहाँ पे त्रियामा हो जाएगा। सुंदरी, तो सुंदरी का जो हो जाएगा यहाँ पे बारांगना हो जाएगा। सुरभि गाय का हो जाएगा। कमल कोलय हो जाएगा। 2 1 4 3 सही कूट हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, पलवंग किस निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो ये पर्यायवाची किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेढक का और बंदर का, दोनों का होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शहद का पर्यायवाची नहीं है, तो मध्वाशय जो है, मध्वाशय ये शराब का पर्यायवाची है, शहद का नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शेष यहाँ पे कुसुमासव, मकरंद और माछिक ये तीनों शहद के पर्यायवाची होंगे। ऑप्शन डी सही आंसर। अब्जयोनि किस एक का पर्यायवाची शब्द है? तो ये विधाता का पर्यायवाची है, साथ ही ब्रह्मा का भी ये पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैजंती किस शब्द का एक पर्यायवाची शब्द है? तो वैजंती पताका का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन ए सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है? तो यहाँ पे बंटन जो है यह तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेष तद्भव शब्द हैं। तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम है। तो यहाँ पे लेई का जो लिच्छा दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है। लेई का यहाँ पे लेपिका होता है सही तत्सम। तो ऑप्शन सी सही आंसर। शेष युग्म सही सुमेलित है। ओस का तत्सम होगा तो अवश्य होगा। ऑप्शन डी सही आंसर। प्रग्रह शब्द किसका तत्सम है? तो प्रग्रह जो है तत्सम किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पगहा का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गाय और भैंसों के गले में जो बांधते हैं रस्सी उसको पगहा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रायः तत्सम एवं उनके तद्भव शब्द एक दूसरे के पर्याय होते हैं। दूसरा है कि तत्सम से विकसित शब्दों को तद्भव कहते हैं। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही आंसर। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युगों में से कौन सा एक बेमेल है? एक तरफ तत्सम है, दूसरी तरफ तद्भव। इसिका, ईंट, दंसन, दसना, धनिका, धनिया, निर्वहण, निहाय। तो इसमें से कौन सा एक बेमेल है? तो यहाँ पे निर्वहण का जो निहाय दिया हुआ है ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्थान परिवर्तित हो गया है। निर्वहण का जो यहाँ पे निहाय दिया हुआ है, निर्वहण का जो यहाँ पे निहाय दिया है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा निभाना, ना कि निहाय। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। शेष सभी सही सुमेलित है। एक तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा इसमें से तत्सम नहीं है? तो सांकल यहाँ पे तत्सम नहीं है। श्रृंखला इसका सही तत्सम होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए परख जो है यह तत्सम नहीं है, यह तद्भव है। इसका जो तत्सम होगा परीक्षा हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पे पलंग का जो पर्यंक दिया है यह यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि पर्यंक जो है यह तत्सम है और पलंग जो है यह तद्भव है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शेष युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? इसमें से कौन सा एक तद्भव है? तो मोती इसमें तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है मौक्तिक होता है। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द यहाँ पे अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए शिवी जो लिखा हुआ है यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होता है शिवी, इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन करें। कौन सा यहाँ पे शुद्ध है? तो यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है त्रिनयना, ये यहाँ पे शुद्ध है। पयोपान नहीं होता है, पयापान होता है। कृशांगिनी नहीं होगा, कृशांगी होगा। और किम वदंती नहीं होता है, किम वदंती होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। जगधात्री का शुद्ध रूप होगा, तो यहाँ पे जगधात्री का जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा जगत धात्री। ऑप्शन सी सही आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है?
तो यहाँ पे जो एक अशुद्ध है वह कौन सा है, तो ऑप्शन ए में जो है कि मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, ये अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है, तो यहाँ पे जो एक शुद्ध है वो कौन सा है, तो ऑप्शन डी में यामा महादेवी का काव्य संकलन है, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। बाकी रीता मंद मंद गा रही है, इसका शुद्ध रूप होगा कि रीता मंद मंद गा रही थी। सॉरी, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि रीता धीरे धीरे गा रही थी। और ऑप्शन बी में जो है कि क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, इसका जो शुद्ध रूप होगा तो यह हो जाएगा कि क्या आप आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। और ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है कि केवल 20 रुपये मात्र दीजिए, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि 20 रुपये मात्र दीजिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है, तो यहाँ पे जो अशुद्ध है वह कौन सा है, तो ऑप्शन ए गृहस्थ जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे अशुद्ध है। शेष शब्द यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करें, तो ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है कि वह बस से यात्रा कर रहा है, यह यहाँ पे अशुद्ध है। सॉरी, ये यहाँ पे शुद्ध, ये तीनों वाक्य शुद्ध हैं। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कि यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, इसका शुद्ध रूप होगा कि यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है। शेष यहाँ पे जो वाक्य दिए हुए हैं बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का चयन करें, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो है कि वह आरोग्य हो गया है, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि वह स्वस्थ हो गया है। शेष तीनों वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पे जो वाक्य शुद्ध है वह है ऑप्शन सी, मेरी मनोकामना पूरी हुई। ऑप्शन सी सही आंसर। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो यहाँ पे कौन सा वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी शरतचंद। यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी सही आंसर। विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष से कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रुई के समान तो हल्का हो जाएगा, बर्फ के समान ठंडा, अंगद के पाँव के समान अटल और लक्ष्मण के समान तो भाई। तो यहाँ पे इसका जो कूट होगा 2 4 1 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक गलत है, तो यहाँ पे बद्ध का जो बद्ध दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि बद्ध जो है यह विशेष है और बद्ध जो है यह विशेषण, तो स्थान परिवर्तित है, इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। शेष युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है। निम्न शब्दों में से कौन सा एक विशेषण नहीं है, आर्तो, गंगेय, निपुणता, फेनिल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी निपुणता जो है यह विशेष शब्द है, यह विशेषण नहीं है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा निपुण। वह आदमी मेरा मित्र है, वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है, तो वह यहाँ पे जो विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा सार्वनामिक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है, तो यहाँ जो असत्य है यह हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाद शब्द विशेषण है। विषाद शब्द जो है यह विशेषण नहीं है, यह विशेष्य है, तो ऑप्शन सी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है, तो इसमें से जो विशेषण नहीं है यह है ऑप्शन ए गवेषण। गवेषण जो है यह विशेष है, इसका जो विशेषण होता है यह गवेषणीय होता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर। चारों भाई पांचों पांडव और 10 मित्र में प्रयुक्त विशेषण है, तो चारों पांचों 10 इसमें जो विशेषण प्रयोग हुआ है क्या है, तो ये है समुदायवाची विशेषण। ऑप्शन सी सही आंसर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग तुम इधर आओ, या वहाँ, वह यहाँ रहता है, हम प्रतिदिन टहलने जाते हैं। तीनों वाक्य में यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा इसमें से विशेषण शब्द नहीं है, तो क्रिया जो है यह विशेषण शब्द नहीं है। क्रिया जो है विशेष है, इसका जो विशेषण होता है यह हो जाएगा क्रियाशील, तो ऑप्शन डी सही आंसर। मृदु वचन बोलने वाली स्त्री क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी मधुर भाषिणी, मृदु भाषिणी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मृदु लिखा हुआ है, अगर लिखा होता मधुर वचन बोलने वाली तो यहाँ पे मधुर भाषी हो जाता, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय हो जाएगा, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज हो जाएगा, वह जो भाग्य में हो उसे क्या कहेंगे, तो होतव्य कहेंगे।
और भूख से व्याकुल क्षुधातुर हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड होगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन ए सही आंसर। लोमहर्षक किस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? तो जिसको देख कर रोमे खड़े हो जाएं, रोंगटे खड़े हो जाएं, उसे लोमहर्षक कहेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निनिमेष, निर्निमेष जो है इसके लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? तो इसके लिए उपयुक्त वाक्यांश हो जाएगा बिना पलक झपकाएं, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाएगी? तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जो है यह ज्ञान पिपासा कहलाएगी, ऑप्शन सी सही आंसर। निरापद हेतु उपयुक्त वाक्यांश, तो जिसको किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो उसे निरापद कहेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कौन सा एक बेमेल है पूछा गया है? जो आँख से संबंधित हो, चाक्षुष, वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, गीत रूपक, जिस पर विजय पाना कठिन हो, दुर्जय, नीले रंग का कमल कलभ नहीं होता है। नीले रंग का कमल जो होता है यह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नीलकमल, नीलाभ भी कहते हैं, नीलकमल होता है। कलभ जो है यह नीलकमल, नीले रंग के कमल के लिए सही नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? साथ काम करने वाला सहकर्मी, जिसका बाड़ी पर पूर्ण अधिकार हो, वामाचारी, जिसका बाड़ी पर पूरा अधिकार हो उसे वाचस्पति कहते हैं, तो यहाँ पे बी गलत है। जो नीति के अनुकूल हो, नैतिक, जो भोजन रोगी के लिए उपयुक्त हो, पथ्य, तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए सही एक शब्द, तो ये क्या कहलाती है? तो ये वया संधि कहलाएगी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह नायिका जिसका पति परदेश में है, वाक्यांश हेतु सही जो एक शब्द होगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रोषित पतिका, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। और वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो वो क्या कहलाएगी? तो आगत पतिका कहलाएगी। और वह नायिका जो प्रिय बोलती हो उसे प्रियंवदा कहेंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 200 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।